तो न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रैक्टिस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं सबके अंदर में बहुत ही बेनिफिशियल ये सीरीज है। और इस पूरी सीरीज के अंदर में लगभग हम 400 क्वेश्चन केवल और केवल न्यूक्लियर फिजिक्स के देखेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, जितने भी न्यूमेरिकल या फिर जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसके कवर अप किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं इससे पहले जो किया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपके सामने है। इसमें बोला गया था हाफ लाइफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1.6 10 की पावर माइनस 26 केजी, यानी कि बॉडी है उसका मास आपको दिया गया है, जिसका मास आप लिख सकते हैं मास दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 केजी दिया गया है। बोला गया कि इसका हाफ लाइफ टाइम जो है, यानी कि टी हाफ जो है वो गिवन है 6.9 सेकेंड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने बड़े अच्छे से इसको सीखा था कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है उसको निकालने का तरीका होता है 0.693। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, डिवाइड बाय लैम्डा। अब हमारी मेन अप्रोच ये है कि भाई हमें इसके लैम्डा के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले हम लैम्डा के ऊपर में बात करेंगे। आगे पढ़ते क्वेश्चन को। एंड स्ट्रीम ऑफ सच पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बीइंग 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहां पर आपको दी गई है, दैट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विच विल डिके व्हेन दे ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये कह रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि यहां पर डिके होंगे जब ये जो पार्टिकल है वो 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो हमारी मेन अप्रोच स्टार्ट होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से क्यों? क्योंकि हम उसकी स्पीड को निकाल लेंगे। स्पीड निकालने से हमें एक डिस्टेंस पता है कि मान लेते हैं पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है जिसकी दूरी दी गई है 1 मीटर। हमें इसकी वेलोसिटी पता होगा, तो हम ये निकाल लें कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम वो ले रहा है। अगर ये टाइम हमें पता लग जाता है तो हमें ये पता लगेगा भाई हाफ लाइफ टाइम तो उसका यहाँ से हम जो गिवन था 6.9 सेकंड था, तो हम उसके अंदर में फॉर्मुलाइज करेंगे और हम अपने आंसर को यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर हमें टाइम का पता लग जाता है। तो हम सबसे पहली अप्रोच हमारी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्र, और ये कितने के बराबर में 0.05 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दी गई है। ओके, जब आप इसको रखेंगे, एम की वैल्यू रखेंगे इसके अंदर में हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 26 इंटू में वी स्क्वायर। तो इस पूरे सिनेरियो को आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास में जो वेलोसिटी निकल के आएगी, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ 1000 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास में आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। यानी जो पार्टिकल यहाँ से इस तरफ में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड आपके पास में आ गई है। अब हमारा मेन अप्रोच है कि ये कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने मिलेगा। तो सिंपल है भाई, जो भी हमारे पास में टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई उसकी वेलोसिटी से हम करते हैं। तो मुझे कितनी डिस्टेंस चलना, 1 मीटर, कितने टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी से 1000 की। तो आपके पास में जो टाइम आया 0.001 सेकेंड आपके पास में टाइम आ गया। अब ये टाइम हमारे पास में मिल गया, दिस वन। अब हमारी अप्रोच होगी इसकी वेवलेंथ निकालने की। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इस हाफ लाइफ टाइम पीरियड का यूज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको रब करके, वही है जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में गिवन थी उन्हीं को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो टी हाफ लाइफ से हमें क्या मिलेगा, टी हाफ लाइफ को आप लिखेंगे जो भी ये फॉर्मूला था, तो लैम्डा में लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइडेड बाई जो उसका हाफ लाइफ टाइम था, और हाफ लाइफ टाइम आपको दिया गया क्वेश्चन के अंदर में 6.9 है ये वाला। तो आप इसको लिखेंगे और आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि जो लैम्डा निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 0.1। तो आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, लैम्डा हमारे पास में पता है, ये हमारे पास में जो है लैम्डा इसका निकल के आ गया, वेवलेंथ हमारे पास में निकल के आ गई है। तो जो फ्रैक्शन होगा यानी कि पार्टिकल्स का डिके होगा कितनी देर के अंदर में, 0.001 सेकंड के अंदर में। तो इसके डिके को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको पढ़ाया गया था हाफ लाइफ टाइम और डिके के बारे में, तो बताया गया था कि 1 माइनस में ई की पावर माइनस लैम्डा टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक फॉर्मूले, ज्यादा कुछ फॉर्मुलाइज जो चीज़ें करी गई हैं, टेबुलेट करी गई हैं, आपको जो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर में सारी चीज़ें मेंशन है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपने नहीं देखा तो इनको बिल्कुल अपने जहन में उतार लें कि हाफ लाइफ टाइम का हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है, और जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हुए हैं तो उसका निकालने के, क्योंकि अपने आप में क्या वन है, जैसे जैसे हम टाइम बीतता जा रहा है उसकी लैम्डा भी हमारे पास में है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये वैल्यू जो हमारे पास में क्या होती चली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव के अंदर में तो ये क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी लेस देन हमारे पास में वन को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे इसकी वैल्यू को 1 माइनस में ई की पावर लैम्डा आपने अभी निकाला 0.1 आया, कहाँ गया ये 0.1 आया, और टाइम जो दिया गया है दैट विल बी इक्वल टू 0.01 सेकंड दिया गया है। और इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.0001। तो ये फ्रैक्शन होगा
जो कि डिके कर रहा है कितनी देर के अंदर में, जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी हमारे पास में पार्टिकल है वो 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो हमें इन दोनों का यूज आना चाहिए, हाफ लाइफ टाइम का कैसे यूज करते हैं और ये जो फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है वो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा है इसके अंदर में? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छी थ्योरी भी हमें ये देखे जाता है। तो ये यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन को समझो पहले। एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके पास में, बम्बार्ड से हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ द चार्ज जेड ई, ये उसका चार्ज है, उसको ये हिट करता है। देन द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो पहले तो आपको जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो समझ में आनी चाहिए, होती क्या है। मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास में एक एटम दिया गया है, उसका यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई बाहर से एक अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर में, वो आएगा और ये कंप्लीटली इसके अंदर में बम्बार्ड नहीं करता है, अंदर जाके उसको टकराता नहीं है, एक क्लोजेस्ट अप्रोच करेगा और फिर वहां से क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये जो दूरी बच गई ना, जितनी दूरी पर वो मैक्सिमम जा सकता है, दोनों के बीच में जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम जो गैप हो सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर नोट से। और इस आर नोट को निकालने का तरीका हम समझते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पर जो पार्टिकल आया उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी कि जो पहले वो यहां से चल के आ रहा था, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में। तो आप कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका होता है हाफ एम बी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन के साथ में उसकी थ्योरी सारी हम कवर अप करेंगे। अब इस फॉर्मूला के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले। तो ये हमारे पास में हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, जेड ई स्क्वायर। यानी जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर और उसके जो चार्जेस हैं उनसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको, क्योंकि चार्ज आपको क्या दिया गया है, जेड ई इसके अंदर में दिया गया है। तो ये कंप्लीट उसका आ गया है, जेड ई आएगा ना, जेड ई, ओके, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट हो गया। तो आर नॉट यानी कि जो उसके क्लोजेस्ट अप्रोच आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mv स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास में। तो आपसे क्या बोला गया है कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि आर नॉट जो है वो एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, क्या वी आ रहा है हमारे पास में, वी के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जेड ई के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के नहीं है भाई, ये तो इनवर्सली उसके प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये तीन ऑप्शन हमारे गलत होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m v स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट। और कई बार बुक के अंदर में ना आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी थोड़ा इसके अंदर में पढ़ा होगा, इसी का मॉडिफाइड वे। इसको हम लिख सकते हैं 4k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर, जिसके अंदर में के को जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मुलाज आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि इनका हम आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर में काफी यूज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का आपको पता लग गया होगा, जो क्लोजेस्ट अप्रोच की कहानी क्या होती है उसको भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास में 23। तो 23 हमारे को कह रहा है कि भाई सेम वही क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल फायर्ड एट न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी के। यानी कोई भी न्यूक्लियस है उसकी तरफ में एक अल्फा पार्टिकल है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, उसको फायर किया गया है, जिसका काइनेटिक एनर्जी आपको के दिया गया है, और आर नोट इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस यानी क्लोजेस्ट अप्रोच है वो दी गई है। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एट द सेम न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी 2k। कह रहा है कि सेम न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर जो दिया जा रहा है यानी कि इसके ऊपर में जो फायर किया जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम चेंज किए हैं, और ये एनर्जी उसकी 2k हो गई है। तो ये आर नोट जो है, अब बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अल्फा पार्टिकल इज फायर्ड एट द सेम न्यूक्लियस विद काइनेटिक एनर्जी 2k। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो आर नोट है इन दोनों के बीच की, इसको हम आर नोट डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अभी आपने क्लोजेस्ट अप्रोच को सीखा, तो क्लोजेस्ट अप्रोच जो है जैसे इसके अंदर में हमने देखा था कि जो हमारे पास में के की जो वैल्यू आती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म के अंदर में जो लिखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आल्सो इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जब क्लोजेस्ट अप्रोच आती है। तो हम उसके फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखते थे, इसके डिवाइड बाई आर नोट। तो यहाँ से हमने ये भी देखा था कि जो आर नोट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी काइनेटिक एनर्जी के। जो पोटेंशियल एनर्जी है
वो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई, हमारे पास में केस है जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं जब भी क्लोजेस्ट अप्रोच आता है, यानी कि उस पॉइंट पर जाएगा और वहां से रिटर्न बैक हो जाएगा, और उस पॉइंट के ऊपर में सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिर्फ ये निकाला गया क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन के अंदर में था। तो हमारी कोशिश यही रहती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में कि हम अपनी कैलकुलेशन को भी उसी फॉर्म के अंदर में लेके आए जो हमारे पास में गिवन हो। तो आपने देखा कि ये आर नोट है और के इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले वाले का आर नोट डिवाइडेड बाय सेकंड वाले का आर नोट, तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर इसका क्या हो गया, के डैश डिवाइड बाय के, और जो नई काइनेटिक एनर्जी हमने दी है वो 2k दी है, और ऑलरेडी हमारे पास में k थी तो k से हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो आर नोट है, अगर आपको आर नोट डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आर नोट डिवाइड बाई 2, यानी कि जो ओरिजिनल था, जो उनका क्लोजेस्ट अप्रोच था, वो क्या हो गया, उसका हाफ हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक छोटा सा ट्रिक भी आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं इसको। ट्रिक ये है कि जब भी आपको ये बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो कंफर्म है कि भाई उसके पास में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, उस न्यूक्लियस के पास में जाने की कोशिश करेगा। तो यही तो रीजन है कि देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो पहले था उसका क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि बहुत पास तक वो चला जाएगा न्यूक्लियस के, और वहां से वो रिटर्न बैक करेगा, यानी कि वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे कह रहा है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रदरफोर्ड 24 है ना, हाँ। ये कह रहा है कि इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 and mass M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of the closest approach is R0, the energy of the projectile is। तो कोई इसके अंदर में नया चीज नहीं डाला इन्होंने, इन्होंने सिंपल वही हमारा जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाला फॉर्मूला था, कहा था ना कि एक एक चीजों को मैं इतनी बार आप लोगों से रिपीट करवा दूंगा कि आपकी टिप्स पे हो जाएंगी चीजें ये। तो आपने देखा कि जो आर नोट होती है वो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है, और इस पॉइंट पर जाकर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज हमने सीखी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ में कंपेयर कर दूं मैं, तो 1/4πε0, और जो उनके चार्जेज हैं, क्योंकि पहला जो आएगा इसके पास में, जैसे दो आपको पता है कि एक न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल जो इसको दिया गया है स्कैटरिंग के अंदर में, जिसका चार्ज Z1 है और M1 उसका मास है, Z2 दूसरा है और M2 उसका मास है। तो हम इसको Z1 मान लेते हैं, इसको Z2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, दोनों के चार्जेस आते हैं। तो दोनों के चार्जेस कितना आएंगे, ZE इंटू में Z2E, ये इनका क्या हो गया है, चार्ज हो गया, डिवाइडेड बाई जो उनकी आर नोट, उनके बीच में जो क्लोजेस्ट अप्रोच आती है वो आर नोट हो गई है। तो हमें आर नोट ही निकालना था इसके अंदर में, तो आर नोट हम निकाल सकते हैं 1/4πε0 इंटू में Z1 Z2 E का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो कहां पर उसके प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से आ रही है। तो हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 का तो कोई दूर दूर तक भाई लेना देना नहीं है इसके अंदर में। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, ठीक है भाई, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि Z1 Z2 के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या पता कोई मल्टीपल चॉइस हो। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1 नहीं है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसके अंदर में सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का ये क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को पहचान गए तो समझ लो आपका क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसके अंदर में अपने सेंसेस हैं उनको ओपन करके आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसमें बोला गया कि एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा जब भी आ जाए ना तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह के पार्टिकल ही बम्बार्ड किए जाते हैं जब न्यूक्लियस वगैरह हमारे पास में होता है। स्ट्राइक विद न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम ऑफ स्टेशनरी, तो यहाँ पर बोला गया कि यूरेनियम को जो हिट कर रहा है स्टेशनरी एट एन स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री पर कब आता है हमारे पास में, आपने अच्छे से सीख भी रखा है इसको। 180 पर जब आएगा, मान लेते हैं कि ये कोई न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास में जाएगा और यहाँ से ये टर्न बैक करेगा। और टर्न बैक कब कर सकता है, जब भाई वो एक क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस को कवर कर चुका हो, उसके बाद ही तो रिटर्न करेगा वो। तो सिंपल है कि उसने जो क्वेश्चन दिया है वो हमें क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड दिया है। द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेज द न्यूक्लियस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो कह रहा है कि ये कितनी नियरेस्ट डिस्टेंस तक गया है, ताकि हम ये आइडिया लगा सकें कि जो न्यूक्लियस था, यानी कि जिस न्यूक्लियस को जाके ये हिट कर रहा है, उसका जो रेडियस है वो किस ऑर्डर के अंदर में, जैसे ये 10⁻⁻10 है या 12 है या फिर 15 की टर्म्स के अंदर में है। तो इस
को निकालने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो चलो शुरू करते हैं हम। तो पहला हमें पता है कि एक एटम जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम हो गया। तो हीलियम का जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। और किससे जाके टकरा रहा है ये? यूरेनियम से टकरा रहा है। तो यूरेनियम का होता है 92। और क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने दिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R होता है, यानी कि R नोट होता है इसके अंदर में। तो Q1 आपको पता है कितना, इसका ZE हो गया। तो हम इसके चार्जेज हैं उनको यहाँ पर पुट डाउन कर देते हैं। तो Q1 की वैल्यू आपने जो निकाल के लेके आएंगे इसके अंदर में, जब मैं हीलियम की बात करूंगा तो ट्वाइस ऑफ Q हो गया, और या E हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही उसके ऊपर में होगा। 92 मतलब उसके अंदर में 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 92 प्रोटॉन्स है, उसके टर्म के अंदर में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने अपनी जो थ्योरी की क्लासेस थी उसके अंदर में बताया गया आपको। और ये हो गया 92Q या फिर 92E से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो दोनों चार्जेस को यहाँ पर वैल्यूज को पुट डाउन करो। अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स बच गया भाई। इसको चाहो तो आप के की वैल्यू से भी डायरेक्टली पुट डाउन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार इसको लिखने की। तो ये आ गया 2Q इंटू में 92E आ गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाई जो उन दोनों के बीच का जो इसके अंदर में डिस्टेंस होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, वो R नोट होता है। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है ना, इसकी वैल्यू भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो उसको डायरेक्टली आप इसके अंदर पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन थी कितनी? 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी 5 इंटू 10⁻6 हो गया। और ये 9 इंटू 10⁻9 हो गया, इंटू में 2E हो गया, 92E हो गया। E की वैल्यू आप पुट डाउन कर लेंगे भाई, 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। जब इसको पूरे को आप सोल्व आउट करेंगे तो जो आंसर आपके पास में बन के आएगा, मतलब आप जब R नोट निकालेंगे, R नोट इधर लेके जाएंगे, 5 इसके नीचे लेके आएंगे, तो R नोट की वैल्यू जो है वो लगभग लगभग हमारे पास में 5.3 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर आएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इसकी टर्म्स है वो किसकी फॉर्म के अंदर में आ रही है, किस ऑर्डर के अंदर में आ रही है? तो 10⁻12 की फॉर्म के अंदर में आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो है यानी कि सी ऑप्शन है, वो यहाँ पर आपका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में वही क्लोजेस्ट अप्रोच वाला तरीका था। क्लोजेस्ट अप्रोच का बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। तो क्या था इसका ट्रिक? कि जब भी हमारे पास में क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, मतलब वहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर में, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो हो वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये दो बार हमारे पास में एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो काफी अच्छे ऐसे क्वेश्चंस की ना प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है आपके एग्जाम्स के अंदर में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ते हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया कि इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम्स अट्रैक्शन फोर्स। भाई जानकारी हमें कि जब भी हाइड्रोजन एटम है, मान लेते हैं कि न्यूक्लियस है और इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके दोनों, इसके चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है। तो एक तो इनके बीच में क्या लग रही है? कूलम फोर्स लग रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो कूलम फोर्स है। और दूसरा आप ये मान सकते हैं कि इसके अंदर में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है, जो कि इसको सर्कल के अंदर में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। वही सेम चीज जो अभी बताई गई है। इफ एल्फा नोट इज द रेडियस, इफ एल्फा नोट है क्या ये भैया? हाँ, ए नोट है ये। ए नोट जो है वो इनके बीच का रेडियस है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ग्राउंड स्टेट एंड ऑर्बिट, एम इज द मास, एम इसका मास दिया गया है। ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये उसका चार्ज दिया गया है। एंड जेड नोट, जेड नोट है क्या भैया? ये एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट है इज द वैक्यूम परमिटिविटी, परमिटिविटी दी गई है, एप्सिलॉन नोट दी गई है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये आपसे स्पीड पूछ रहा है उस इलेक्ट्रॉन की। तो बहुत सिंपल भाई, जब एक सर्किल के अंदर में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर में लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही फोर्स जो है वो इक्वेट करेगा जो उनके बीच में कूलम फोर्स लग रही है। यानी कि ये दोनों आप आपस में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो उनके बीच में लगने वाला कूलम फोर्स है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे इसके अंदर में? सेम रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लोग लिखना आता है कूलम फोर्स के, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यूज को आप सिंपली पुट डाउन करें तो ये आ गया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। दोनों के ऊपर में चार्जेस जो ई दिए गए हैं तो ई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई, और डिस्टेंस जो दोनों के बीच में दी गई थी वो दिया गया था, ए नोट दिया गया है यहाँ पर, ये रहा। तो ए नोट का स्क्वायर हो गया। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में था एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो उसके बीच में डिस्टेंस है दैट विल इक्वल टू ए नोट। तो ए नोट से हमारे पास में ए नोट कैंसिल,
एक ए नोट कैंसिल हो गया। तो इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू ई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट एम ए नोट, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, नीचे वाले का रूट आ जाएगा। तो वो जो वेलोसिटी निकल के आएगी, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखो ये नहीं होगा, ये जीरो तो हो नहीं सकता इसके अंदर में, ये वाला भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और हाँ, तो यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन लेवल n इज इक्वल टू n1, कोई एक लेवल दिया गया है, कैन एमिट 3 स्पेक्ट्रल लाइन, कोई भी लेवल है वहां से ये आ रहा है, तो अपने क्या कर रहा है, 3 स्पेक्ट्रल लाइन वहां से क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ये। व्हेन दे आर इन अनदर एनर्जी लेवल, वो कह रहा है कि किसी दूसरे एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर दे कैन एमिट 6 स्पेक्ट्रल लाइन, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन वहां से वो एमिट कर सकते हैं। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2 ऑर्बिट्स आर इन द रेशियो। सिंपल सा कहानी है इसके अंदर में, वो बोल रहा है कि जब आप एक कोई एक ग्राउंड स्टेट है हमारे पास, ये कोई एक्साइटेड स्टेट है 1 और ये एक्साइटेड स्टेट है 2, या फिर आप कहें कि जो अलग अलग हमारे पास में ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसमें है और एक इसके अंदर में, तो यहाँ से जब ड्रॉप करता है तो वो 3 स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट करता है, और यहाँ से जब ड्रॉप कर रहा है वो, तो वहाँ से 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स वो जनरेट करता है। तो इनके पूछे गया है कि जब ये ऑर्बिट के अंदर में मूव कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी अगर v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटी सी थ्योरी पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल, इसको थ्योरी पोर्शन के अंदर में कवर करवाया गया है। तो पहले वाले केस के अंदर में आपने देखा कि 3 थी, तो 3 करने से ये आ गया n1 इंटू में n1 माइनस में n डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो n1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3, और दूसरे वाले को करेंगे 6 n2 इंटू में n2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इस पे भी सोल्व करेंगे आप, तो जो आंसर यहाँ पर आएगा n2 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो n1 और n2 की वैल्यू आपके पास में मिल गई है। और हमें एक बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड करती है, जो भी हमारे पास में ऑर्बिटल होते हैं, यानी जो भी हमारे पास ऑर्बिट होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाई करती है। थ्योरी पोर्शन के अंदर में और शॉर्ट नोट्स के अंदर में ये सारी चीज़ें बताई गई, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे हमने ये सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। तो वी एन हमारे पास में क्या बनेगा भाई, तो यहाँ दोनों की वेलोसिटी कब लिख सकते हैं, v1 डिवाइड बाई v2, तो ये इक्वल हो जाएगा n2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये v2 इंटू में n2, और ये आ गया n1। तो वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करें, n2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 4 आई है, तो ये हो गया 4 डिवाइड बाई 3। तो आपका जो आंसर इसके अंदर वो बनना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 4:3। तो ध्यान रखेंगे कि 3:4 भी होगा और 4:3 भी आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना वेलोसिटी v1 किसकी माननी है और v2 किसकी आपने यहाँ पर कंसिडर करी है। तो v1 वेलोसिटी जो पहले ऑर्बिट की है, और v2 जो है वो दूसरे ऑर्बिट की हमने यहाँ पर कंसिडर करी है। तो दोनों का रेशियो 4:3 के फॉर्म के अंदर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको यहाँ पर लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसमें बोला गया कि इन द बोर हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्टेशनरी ऑर्बिट की जब बात करता है तो आपने देखा था कि nth जो ऑर्बिट होता है बोर के अंदर में, बोर जो मॉडल थे उसके अंदर में हाइड्रोजन मॉडल था, तो उसको बोला जाता है बोर रेडियस, और वो वैल्यू दी जाती है आर एन दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई जेड उसका एटॉमिक नंबर एम ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम उसको डिफाइन करते हैं, जो nth ऑर्बिट होता है उसका रेडियस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आर एन है, हालांकि पूरा आपको नहीं देखना होता इसके अंदर में, पूरी जो फॉर्मेशन है आपको बेसिक बेसिक ध्यान रखना पड़ता है। जो कांस्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसे एप्सिलॉन नोट है कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, पाई, ये सारे उसके अंदर में कांस्टेंट रहेंगे पर्टिकुलर एटम के लिए। लेकिन जो वेरी करेगा उसकी स्टेट्स वेरी करती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आप बोल सकते हैं उसके अंदर में वेरी करते हैं। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन सही आंसर सही रहेगा इसके अंदर में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, n-2 है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेसिक ये आपको रेडियस जो है वो पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में, जब भी आपसे बोला जाए कि रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जो यहाँ पर के एल सेल के टर्म के अंदर में आप लोग डिफाइन करते हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, तो उनको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका रेडियस अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितनी दूरी पर है, ये r2 कितनी दूरी पर है, r3 कितनी दूरी पर है, तो हम डायरेक्टली उसके n से n का स्क्वायर करके उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है।
और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमारे पास में द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड्स। देखिए जब भी क्वेश्चन आप अप्रोच करते हैं ना, तो उसके स्टेटमेंट को बिल्कुल पेशेंसली समझने की कोशिश करें। एक एक टर्म्स जो है वो आप राइट डाउन करते चलें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टेटमेंट पढ़ लिया फिर दोबारा उसके स्टेटमेंट पर आ रहे हैं अगली चीज को नोट डाउन करने के लिए, तो उससे क्या होता है आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे टाइम वेस्ट करने से आप बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहें। जैसे यहाँ पर अब हम तो एक पूरी सीरीज इसके अंदर में लेके चल रहे हैं, जितना हमारे पास में क्वेश्चन बैंक बना हुआ है हम उसके अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल सारे यहाँ पर कवर करेंगे। अगर इनको भी कर लेते हैं तो आप ये मानो कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगने के बाद में मैथमेटिकल जोड़ घटा गुणा भाग ये चलता है, उससे फालतू कुछ नहीं इसके अंदर ना इंटीग्रेशन ना कुछ और है ज़्यादा इसका। द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 5.3, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर में दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन। ये इसके अंदर में दिया गया है कि जो ग्राउंड स्टेट है उसका जो रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। आफ्टर कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव ए रेडियस दिस वन। ये कह रहा है कि कोलिजन हुआ और नया जो रेडियस बन गया है, यानी कि वो जंप करके दूसरे सेल के अंदर में चला गया। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। इसमें यह बोला गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो मान लेते हैं किसी ऑर्बिट के अंदर में मूव कर रहा था, कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ में और ये दूसरे किसी सेल के अंदर में चला जाता है या दूसरे ऑर्बिट के अंदर में चला जाता है जंप करके। तो आपको यही निकालना है कि ये जो R2 बन गया है, जो पहले R1 था, ये अब जो नया R2 बन गया है उसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। तो यहां बताया गया आपको कि Rn जो है वो इक्वल होता है, मतलब जो भी रेडियस होता है, जब पीछे भी मैंने आपको बताया, तो वो उसको हम एक आर नोट के हिसाब से मान लेते हैं, यानी बेसिक जो उसका रेडियस है जो उसके ग्राउंड स्टेट का होता है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं आर नोट से। जो बेसिक उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर उसका जो रेडियस था वो आर नोट होता है। क्योंकि हम ऑर्बिटल की तरफ में मूव कर रहे हैं तो जिस भी ऑर्बिटल का हम देते हैं तो हम उसको एन स्क्वायर से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी जस्ट उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, उसी को यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन इस फॉर्मूला के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर देखेंगे जो दो अलग अलग हमारे पास में रेडियस आएंगे R1 और R2 आपको निकाल के लेके आना। तो नया रेडियस आपको दिया गया कि 21.2 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। और जब ये ग्राउंड स्टेट के अंदर में था तो ये था, यानी कि ये R नोट था आपके पास में। तो आपको सिर्फ एन स्क्वायर निकालना है, सिंपल क्या करेंगे RN डिवाइड बाई R नोट कर देंगे। तो RN की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 21.2 इंटू 10 मतलब nth ऑर्बिट के अंदर में चला गया उसकी बात हो रही है ये, -11 डिवाइडेड बाई जो आपके पास में आर नोट यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर में था दैट इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 है। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखना कि दोनों का मीटर के अंदर में आए, तभी कैलकुलेशन आपकी सही होगी। सेंटीमीटर के अंदर में है या किसी अदर एंगस्टोन वगैरह के अंदर में तो आपको पहला काम यही करना है कि उसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर के अंदर में। यूनिट्स का बड़ा खेल होता है पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में, या फिर आप पूरी फिजिक्स की ही बात करें तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप करेंगे तो ये 5 शायद ये 4 पे जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। देखो आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे तो जो रेडियस इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर में दिया गया, मतलब दोनों रेडियस की टर्म के अंदर में दिया गया है, तो दोनों के दोनों हमारे पास में 10⁻⁻11 की रेंज के अंदर में, यानी इस ऑर्डर के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसको यहाँ से करेंगे तो लगभग ये आपस में कट होंगे और 4 आ जाएगा और n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास में 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला था और इसके ऊपर में अनंत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अनंत क्वेश्चन। लो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको मैं इसी में, देख लो कितनी बार ये आपका क्वेश्चन आया हुआ किसी एग्जाम के अंदर में। चलो ये क्वेश्चन करो, सेम वही क्वेश्चन है अगर आप कर सकते हैं तो। बोल रहा है कि इन द बोर मॉडल की कहानी चल रही है भाई। अभी तो हमारा न्यूक्लियर जो है वो बचा है, रेडियो एक्टिविटी बचा है। अभी तो मैं जितना बन सकता है सारा सारा करवा रहा हूँ। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए तो बेसिक उसकी थ्योरी मैंने पहले क्वेश्चन में करवाई है, उसका शॉर्ट ट्रिक दूसरे में बताया और तीसरे के अंदर में दोनों चीजों का हम यूटिलाइज करेंगे। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नोट। तो कोई इशू नहीं भाई, हमारे पास में आर नोट जो है फर्स्ट ऑर्बिट इसके अंदर में दिया गया है। देन द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट आपसे पूछ रहा है, यानी कि n1 का हमें दे दिया गया है और दूसरा जो दिया गया है वो n4 का रेडियस आपको दिया गया है। तो आपने अभी इसी क्वेश्चन के अंदर में देखा कि आर नोट जो होता है, सॉरी आर एन जो होता है वो आर नोट इंटू में एन स्क्वायर के बराबर में होता है।
मतलब जो बेसिक हमारे पास में स्ट्रक्चर दिया गया है उसी की टर्म्स के अंदर में हम लिखते हैं। तो R1 की बात करूं मैं, तो R0 तो उसका बेसिक हो गया, और 1 यानी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया। दूसरा आप देखें तो R4 की बात करें तो R4 के अंदर में ये R0 हो गया है, और n की जगह पे हम 4 रख देंगे तो ये बन गया हमारे पास में 16, यानी कि ये वैल्यू आई है 16 R0 आ गया है। तो आप इसकी टर्म के अंदर में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट का तो हमें दे रखा है, इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज R0, तो वो हमने यहाँ से भी निकाल लिया, समझ में भी आता है हमें कि R1 इज इक्वल टू R0 ही बनेगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख के इसको सोल्व करेंगे। और जब R4 की वैल्यू रखेंगे तो R0 हमारे पास में होगा 16। ठीक है, तो 16 R0 आपका आंसर आ गया, जो फोर्थ ऑर्बिट था उसका रेडियस। तो यहाँ पर अपने ऑप्शंस को देखो, R0 नहीं है, 4R0 नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस फैबुलस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भाई समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, बता तो दिया करो दोस्त। द डी ब्रोगली वेवलेंथ कुछ नहीं है, फिजिक्स इतनी आसान सब्जेक्ट होता है, पता नहीं क्यों घबराते हो, बस बेसिक वही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के ये पूछते रहते हैं। चलो अब आ जाओ, अब ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, पहले तो वो चीज़ समझो आप। तो इस क्वेश्चन में एक, हाँ हम ये देखते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो हम बोर ऑर्बिट के हिसाब से इसको लेके चलें तो हमें बताया कि इसका जो सर्कम्फ्रेंस होता है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके सर्कम्फ्रेंस को हम लिख सकते हैं 2πr, और ये अगर nth हमारे पास में ऑर्बिट है तो उसको हम लिख सकते हैं n। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर में बोला गया था कि जो इसका सर्कम्फ्रेंस आता है उसको हम, जो उसका वेवलेंथ था उसका इंटीजर मल्टीपल हम लिख सकते हैं, यानी कि n लैम्डा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि पहले का जो है वो किसके, जो है वो ये हमारे पास में बेसिकली उसका क्वांटम नंबर है। तो 2πr1 आप लिखेंगे, n क्या हो जाएगा इसके, इसके अंदर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन क्या बोले गए हैं, बोला गया कि था इक्वल टू 1/4 ऑफ द सर्कम्फ्रेंस। नहीं भाई ऐसा तो कुछ इसके अंदर में जो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। दूसरे में जाएंगे इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कम्फ्रेंस, नहीं है भाई इसकी वेवलेंथ, वेवलेंथ तो उसके सर्कम्फ्रेंस के बराबर में है। इक्वल टू द ट्वाइस नहीं है, इक्वल टू सर्कम्फ्रेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके सर्कम्फ्रेंस के ही बराबर में है उसकी वेवलेंथ। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है इसमें, बिल्कुल वही आ गया दोबारा से हमारे पास में, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ए नोट, द रेडियस ऑफ द सेकंड नेक्स्ट हायर ऑर्बिट इज। तो नेक्स्ट हायर ऑर्बिट की बात कर रहा है वो। तो आपने अभी देखा कि जो आर एन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी आप ये लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो आर टू जो आएगा हमारे पास में, आर टू, तो पहले का तो आर नोट आ जाएगा, दूसरी सेल के अंदर में जंप करेगा तो आर टू यानी कि दूसरा क्वांटम नंबर आ गया। तो ये आर नोट इंटू में 2 की पावर स्क्वेयर कर देंगे तो आपके पास में बनेगा 4r0। और ये आर नोट इसने ऑलरेडी बोला है कि जो इनिशियल यानी कि उसकी जो फर्स्ट लोअर स्टेज है वो ए नोट गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a0 लिख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही बन रहा है भाई, तो R2 दैट विल बी इक्वल टू 4a0 बनाना है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है यार इन क्वेश्चंस के अंदर में, चुटकियों में खेलने वाले क्वेश्चन है ये, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, पता नहीं क्यों घबरा जाते हो भाई तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 विल बी मिनिमम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, ये सिस्टम्स की बात कर रहा है, विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या होगा, कम होगा, जो है मिनिमम हो जिसके इसके अंदर में। तो ये 4 ऑप्शन है, सिंगल आयोनाइज्ड, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन हो गया, डबली आयोनाइज्ड, लिथियम, इसके अंदर में आपको ऑप्शन दिए गए। तो आपको थोड़ा सा एक समझ में आना चाहिए कि जब हम ओरिजिनल फॉर्मूले पर जाते हैं, जो रेडियस होता है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसको हम डिफाइन करते हैं आर नोट एन स्क्वायर, इतना तक तो हमने देखा था। और हम उसके अंदर में अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर से एक टर्म निकाल के लेके आऊँ तो उसका हम लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर भी उसके अंदर में हम डिफाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि आर एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके जेड के बराबर में। ठीक है, तो जो हमारे पास में लिथियम आयन होता है ना, डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन, यानी कि आप ये कहें कि लिथियम आयन है, उसके ऊपर में 2 क्या लग गए हैं,
पॉजिटिव आयन लग गए हैं, तो इस केस के अंदर में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाता है हमारे पास में 3 है। तो जो आरएन है उस केस के अंदर में क्या रहेगा, लोवेस्ट रहेगा। बाकी जो है हीलियम के अंदर में आप जाएंगे तो उसका 2 है, ड्यूटेरियम के अंदर में जाएंगे 1 है, हमारे पास में हाइड्रोजन एटम के अंदर में 1 है। लेकिन आप डबली आयनाइज्ड के अंदर में जाएंगे क्योंकि ये उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो ये आर एन जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में सही है, डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये। पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है भाई, ये ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं इस क्वेश्चन में। इसने बोला कि बोर रेडियस इज ए नोट, बोर रेडियस है वो ए नोट दिया गया है, यानी कि जो उसका सेल था, बोर रेडियस मतलब जो उसका आर नोट हमारे पास में गिवन है। द रेडियस लिथियम आयन, हमने अभी जो पढ़ा था उसके अंदर में हमें ये बताया कि वो मिनिमम क्या करेगा उसके अंदर में जो रेडियस रखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बोर मॉडल विल बी अबाउट। तो आर एन जो था वो आपने देखा कि आर नोट इंटू में एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई उसके जेड के बराबर में है, ये चीज हमने देखी थी। और जो जेड होता है लिथियम आयन की बात करें तो ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 3। तो जो आर एन है यानी कि जो ओरिजिनल आर था उसका कितना है, ये 1/3 है। तो ए नोट वैल्यू आपके पास में 53 गिवन थी, मतलब आर नोट जो उसकी बेसिक माना गया, बोर रेडियस जिसको माना गया, ग्राउंड स्टेट का जो माना गया है, डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो लगभग लगभग हमारा जो आंसर है वो आएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं, 18 पिकोमीटर के लगभग ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी आपके पिकोमीटर के अंदर में गिवन है। तो इसके अंदर में ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 13 भी नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा लगभग, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 17 पॉइंट कुछ बनेगा ये, तो अप्रोक्सीमेटली हम 18 उसको मान के यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थ्योरी थोड़ी सी आप लोगों को समझ में आती है तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 35 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ द रेडियस, ये हमारे पास में जो है एक एटम दिया गया है, बोर मॉडल एंड द रेडियस ऑफ दिस वन इज एन टाइम द बोर रेडियस देन एन विल बी। तो हमें पता है कि जो रेडियस होता है किसी भी सेल का, हम फाइंड आउट करें तो आर एम दैट विल बी इक्वल टू आर नोट इंटू में एम स्क्वेयर डिवाइड बाई, यानी कि एमएथ ऑर्बिट मान लो, एनएथ ऑर्बिट मान लो, हम इसके अंदर में एमएथ ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, तो डिवाइड बाई जेड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन से हमें समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं आउटर तक 5 सेल के अंदर में जाएगा, यानी इसका जो m है वो हमारे पास में फिफ्थ आ जाएगा। इस 100 को आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो के एल एम एन सेल के हिसाब से, तो आपके पास में m की वैल्यू जो 5 आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू आर नोट इंटू में 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, इसके अंदर में क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, तो आपके पास में 100 हो गया। अभी बोला क्या गया है कि n टाइम्स द बोर रेडियस, यानी कि जो बोर रेडियस होता है यानी आर नोट उसका n टाइम है, तो इसके इक्वेट आपने इसको करना है। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट हो गया भाई, ये बनेगा 25, 25 डिवाइड बाई 100, यानी कि आपको मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, 1/4 निकल कर आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसी को लेके चले हम। तो ये हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे थे कि उसका रेडियस, हमने एक m कुछ भी मान लिया कि mth सेल के अंदर में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, क्योंकि n के साथ में हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि एग्जामिनर ने मतलब क्वेश्चन ने ऑलरेडी n टर्म्स को यहाँ पर यूज किया है। तो हमारा मेन ये था कि कितने सेल तक जा सकता है, तो हम m निकाला, तो उसका रेडियस कितने तक वेरी कर सकता है, आर नोट इंटू में 5 से हमने किया। और ये जो रेडियस आएगा वो कह रहा है कि जो बोर रेडियस है यानी कि आर नोट जो आपने डिफाइन किया है उसके n टाइम्स यहाँ पर गिवन है। तो और ये भी चीज़ पता होगी आपको कि आर नोट जो होता है वो हमारे पास में जो रेडियस होते हैं किसी भी इसके अंदर में, बोर के अंदर में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्वांटम नंबर से, यानी कि n से उसको n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट कर लेंगे और n की वैल्यू जो है वो 1/4 आ जाएगी। इन दोनों को आप लोग एक दूसरे से कट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रल लाइन से लेकर हमारे पास में क्वेश्चन बनेगा, उसकी एनर्जी से लेकर थोड़ा सा हम अब डील करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन द nth ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। ठीक है, इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल कंटेस्ट कर लेना चाहिए भाई आप लोगों को। 13.6 इंटू डिवाइड बाई एन स्क्वायर, इससे हम देते हैं जो हमारी हाइड्रोजन होता है उसकी एनर्जी को डिफाइन करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर इसके जो
न्यूमेरिकल है उसको हम सोल्व कर लेंगे इजीली। तो यहाँ कहा जा रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, कोई भी एक ग्राउंड लेवल पर या कोई भी लेवल आप मान लो, वहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन था उसको ऊपर की तरफ में मूव करवाना है, यहाँ से ऊपर की तरफ में जाएगा। ये इसका क्वांटम नंबर 1 है, यानी कि लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है, इसकी एनर्जी आपको गिवन है, ये एनर्जी आपको निकालनी है। लेकिन निकालनी इन द सेंस कि ये कितना गैप बनेगा, यानी E2 माइनस E1 बेसिकली आपको निकालना कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। तो हम अगर ये निकाल दें कि इसमें कितना एनर्जी होगा और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो हो बड़ा इजी हो जाएगा इसके अंदर में कैलकुलेट करना। तो सिंपल है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखें हमेशा ये कि En जो होता है वो होता है -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को, माइनस टर्म से चलता हुआ जाता है ये। तो पहले ऑर्बिट की बात करें तो पहले ऑर्बिट के अंदर में एनर्जी आपने निकाली, तो यहाँ एनर्जी आई -13.6। और जब E2 की बात करते हैं, यानी कि इस E2 लेवल पर जाएंगे, तो ये आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी टोटल नीचे हो गया आपके पास में 4। और जब इसको सोल्व करेंगे देन इट विल बिकम -3.4। यानी यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी कम है। भाई नेगेटिव में तो हम जितना जीरो की तरफ में अप्रोच करते हैं, ऐसे जीरो की तरफ में जब अप्रोच करते हैं तो वो वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। यानी आप कहें कि E2 माइनस में E1 जो आएगा आंसर, दैट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। तो आप इसको करें माइनस, तो ये हो गया -3.4 माइनस ऑफ -13.6। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बार बार इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। तो एनर्जी वाला आप ध्यान रखेंगे कि एनर्जी को हम किस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। जब भी आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या फिर बोर रेडियस वगैरह से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसके अंदर में हाइड्रोजन एटम की बेसिकली आप जो एनर्जी यूज करेंगे वो -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि आप ये मानो कि 95% क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से जो है सोल्व हो जाएंगे एनर्जी से रिलेटेड। तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है भाई, आ रहा है कोई? ये भी नहीं, ये भी नहीं। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो खाली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका राइट आंसर इसके अंदर में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी कुछ इसी तरह से है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ द फोटोन। इतनी एनर्जी से हम उसको एक्साइट कर रहे हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विल बी। तो फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी ये कह रहा है कि पहले हमारे पास में 13.6 थी, उसको एक्साइट किया गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो बोल रहा है कि द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा है, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। तो स्पेक्ट्रल लाइन का हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि कौन से के अंदर में वो जो है वो जो मूव करके चला गया है। तो n वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इजीली। तो फाइनल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, पहले कितनी थी, वो थी 13.6 थी, और हमने उसको कितना प्रोवाइड कर दिया 12.1, यानी कि प्लस में मैं उसको दे रहा हूं, तो प्लस एनर्जी जो जाएगी 12.1 चली जाएगी उसके अंदर में। तो जो आंसर आएगा हमारे पास में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब एन निकालने का हमें सिंपल तरीका है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर में एनर्जी निकालनी है तो दैट विल बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर कर देंगे। तो ई एन हमारे को ऑलरेडी गिवन है 1 पॉइंट, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। तो -13.6 आ गया डिवाइड बाई एन स्क्वायर आ गया। आप इसको सोल्व आउट करें तो एन की वैल्यू जो बनेगी वो हमारे पास में 9, सॉरी एन की वैल्यू जो वो 9 बनेगी एन स्क्वायर की वैल्यू, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3। ठीक। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें पूछा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर में रखना है 3 इंटू में 3 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2, यानी 3 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास में आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा है, द स्पेक्ट्रल लाइन कितनी एमिट करेगा वो। तो स्पेक्ट्रल लाइन आपको पता लग रहा है कि 1 2 3, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बेसिक थ्योरी है एनर्जी से रिलेटेड। मैंने कहा ना कि वो जो फॉर्मूला आपको बताया गया ना वो भी आप लोग कर लेंगे तो उससे आपके 95% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इसी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 37 38 पे। क्वेश्चन कह रहा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 10 टाइम्स आयनाइज्ड सोडियम एटम इज। तो क्या है भाई इस क्वेश्चन के अंदर में जो एनर्जी है
वो सिंपल हमें पता है कि हम प्रोवाइड करते हैं -13.6। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो खाली हम डिवाइड बाय n स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन हम जर्नलाइज उसको करते हैं तो जर्नलाइज करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि हम इसको जेड स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाता है। तो यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे, -13.6 आ गया, इनटू में जेड की वैल्यू कितनी है भाई, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारा जो इसके अंदर में 10 टाइम्स आयोनाइज्ड सोडियम एटम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इसका एक बार, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इसको, जेड स्क्वेयर है, यानी कि आप सिंपल ये कर, एक चीज़ और भी कर सकते हैं हम इसके अंदर में, कि ये जो एनर्जी दी गई है, इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा से इसको सोल्व करते हैं हम। तो जो आयन है, कौन सा, सोडियम की बात कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ आयन किसकी, सोडियम की, ये बोला गया है कितना, 10 टाइम है। तो 10 टाइम का मतलब हुआ कि जो हमारे पास में ऑलरेडी 10 थे, प्लस में एक हम उसका और उसके अंदर में जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हम टाइम बना सकते हैं उसको, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं 11 टाइम्स स्क्वायर, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द आयन किसकी, हाइड्रोजन की। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ टाइम 10 टाइम्स हमारे पास में आयोनाइज्ड सोडियम एटम की है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 10 टाइम्स आयोनाइज, यानी कि जो पहले था, पहले जो सोडियम था उसको हमने 10 टाइम्स और क्या कर दिया है, जो टोटल उसका आयनाइजेशन उसके अंदर में डाल दिया है। तो यहाँ से जो आएगा हमारे पास में सोडियम का एटॉमिक नंबर हम डिफाइन कर दें, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास में होता है 11, तो 11 हमने कर दिया इसको, और इसका स्क्वायर, क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आयनाइज करने के बाद में ही डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो स्क्वायर आ गया। और ये जो टोटल एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है भाई हमारे पास में आयन जो था हाइड्रोजन का उसके बराबर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13.6 डिवाइड बाई जो एन हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसके अंदर में आपका कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है भाई, इसके अंदर में आपका ऑप्शन बन रहा है दिस वन, दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको समझ में आएगा कि जेड, क्योंकि जब हाइड्रोजन होता है तो हम उसके अंदर में जेड 1 डिफाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम आ गया, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, तो यहाँ से हमें उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी एनर्जी को डिफाइन करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल वही फॉर्मूला चल रहे हैं भाई, एक फॉर्मूला के ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बना रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अगला देख लो, सेम वही क्वेश्चन, एज पर बोर रेडियस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन। तो डबल आयोनाइज्ड लिथियम आयन की तरफ में लेके जाना है, जिसका जेड हमें दिया गया है 3 के बराबर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी होती है वो हमारे पास में 13.6 इंटू में जेड डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। वही सिंपल चीज़ मैंने बताई, इसमें एटॉमिक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन के अंदर में हम बाई डिफॉल्ट उसका 1 मान के चल लेते हैं। तो कर लो भाई इसका सोल्व। -13.6, जेड की वैल्यू आपको पता है कि 3 दी गई है, और एन जो है वो इसके अंदर में क्या दिया गया है, ग्राउंड स्टेट टू डबली आयनाइज स्टेट, ग्राउंड स्टेट से हम उसको लेके जा रहे हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास में क्या है, जो है 1 है। तो आप इसको सोल्व करें तो एनर्जी जो आपको मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यहाँ से निकल के आएगी, जब इस पूरे को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, 3 9, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 12 9 10, ठीक है, यही हमारे पास में इसका जो है एनर्जी निकल के आएगा। तो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या जो एनर्जी इसके अंदर में हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी हम यहीं से डिफाइन करते हैं, जब मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो भी हम यही फॉर्मूला इसके अंदर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखो, माइनस सिर्फ एक होता है कि हम उसके क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं उसके अंदर में, ठीक है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर होती चली जा रही है। तो 122.4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर में, तो इनको जल्दी जल्दी हम सोल्व करते हुए चलते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6, कोई नई चीज़ नहीं है भाई, हमें पता है। फॉलोइंग बोर थ्योरी द एनर्जी कोरस्पोंड टू द ट्रांजिशन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, क्या क्या है इसके अंदर में, कुछ भी तो नहीं है यार, सिंपल से क्वेश्चन है। फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो पता है ना आपको, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर होता है। केवल किसकी बात कर रहा है ये, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो जेड लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है इसके अंदर में। तो थर्ड लेवल की बात करें तो एनर्जी हमें मिलेगी -13.6 डिवाइड बाई 9 मिल जाएगी, जो कि वैल्यू होगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर में। और E4 की बात करेंगे तो वो मिलेगा -13.6 डिवाइड बाई 16, और ये एनर्जी आपके पास में निकल के आएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो टोटल इसका
डिफरेंस आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, यानी कितनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो E4 पर जो एनर्जी है माइनस में E3 पर जो एनर्जी थी, इनका डिफरेंस चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू -0.85 प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1.51 आएगा, एंड द आंसर विल बी अराउंड 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर कितना आएगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो आपको ये भी डिफाइन करना है, उसके साइन कन्वेंशन के साथ में आपको एनर्जीज को डिफाइन करना है। और फाइनली हमें किस ट्रांजिशन कहाँ से करना है, मुझे करना है ट्रांजिशन 3 से 4 की तरफ में लेके जाना है। तो जो हायर एनर्जी पर है उसको मैं पहले लिखूंगा माइनस में, जो लोअर एनर्जी पर उसको नीचे की तरफ में लिखेंगे, मतलब उसको बाद में लिखेंगे। तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, एटलीस्ट चाहे आप उल्टा भी करेंगे तो भी वही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज हमें सारी बात करनी हो तो हम किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन के साथ में लिखने को बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम हायर लेवल टू लोअर लेवल जा रहे हैं या लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ में जा रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे यहाँ पर कवर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर में, क्वेश्चन नंबर 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आ जाओ भाई जल्दी से आगे, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि हाइड्रोजन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनर्जी से देखने को मिलते हैं, तो एनर्जी की मैं एक्सेस ऑफ प्रैक्टिस आप लोग को करवा रहा हूँ। अगर इनको भी कर लेते हैं तो कहीं पर भी आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं छूटने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट द एनर्जी एमिटेड इज। तो कह रहा है कि सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ में मूव कर रहा है तो एनर्जी कितनी एमिट इसके अंदर में हुई है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है इसके अंदर में भी, वही है सिंपल फॉर्मूला है, E2 माइनस E1 बेसिकली हम कर रहे हैं। तो इसका सिंपल मैं लिखना चाहूँ तो 13.6 डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर माइनस में 1/N1 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हैं हम। जब दो अलग अलग ऑर्बिट का हम निकाल के लेके आते हैं तो या तो ऐसा करो या फिर एक एक को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ये भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। तो 13.6 माइनस 1 बाई, क्योंकि सेकंड से आ रहा है वो, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 माइनस में 1/1, इसका जो है इसके अंदर में पुट डाउन कर देंगे। तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू -13.6 का, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1.4 माइनस 1, यानी ये बनेगा हमारे पास में -3/4 बनेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी, ये तो एक कॉमन एग्जाम्पल में भी बार बार हम ये चीज़ समझाते हैं थ्योरी के अंदर में भी, कि फर्स्ट से सेकंड के अंदर में, सेकंड से फर्स्ट के अंदर में आता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मल्टीपल के अंदर में जाता है। तो यहाँ पर आप देखें इस ऑप्शन को, तो ना तो इसके अंदर में मिल रहा है भाई, ना ये है ना ये है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस क्वेश्चन में ये दिया था नन ऑफ दिस, तो ये भी हो सकता है। तो यही है इसका आंसर, क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं पर भी हमें ऑप्शंस के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम अप्रोच कर जाते हैं। इसी के साथ में आप बताते चलेंगे भाई आपको समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम और क्वेश्चंस आगे इंक्लूड कर सकें, और किसी और टॉपिक के अंदर में भी आपको प्रैक्टिस सेशन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर यहाँ पर मुझे बताएं। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी का खेल है, सब कुछ चलता रहेगा इसी तरीके से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द लिथियम। कह रहा है कि भाई लिथियम का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। बेसिकली वही एनर्जी का हटाना, एनर्जी को जोड़ना, वही सारा काम हो रहा है। जब एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या उसको एक्साइट करवा रहे हैं दूसरे में, तो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें बोली जाएं तो आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए उनकी एनर्जीज को लेके। तो एनर्जी की बात करूं तो ई एन को हमें बड़े ही बखूबी तरीके से रिप्रेजेंट करना आता है, कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। लेकिन जब हम आयनाइज्ड एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइज्ड के अंदर में ये वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एक तो हम एनर्जी दे रहे हैं और एक एनर्जी हम निकाल रहे हैं। तो जब आयनाइज्ड की बात करते हैं तो आयनाइज्ड के अंदर में ये वैल्यू जो है वो हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वहां से क्या कर सकें, उसको निकाल सके। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो लिथियम की बात कर रहा है तो लिथियम की डबल आयोनाइज्ड होता है इसके अंदर में। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, दैट इज इक्वल टू जो होता है वो हमारे पास में 3 होता है ना। तो 3 इसका हमने डिफाइन कर दिया। तो ई एन निकालना है तो हम सिर्फ इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। 13.6 डिवाइड बाई 4, 4 क्यों लिखा भाई, हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन, एक मिनट,
is this one the energy required to remove the electron from the first excited state of the lithium is। तो यहाँ बिल्कुल इसके अंदर में हम जो n की वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी वो 2 हो जाएगी, और जो z था वो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो ये हमारे पास में 9 हो गया। तो जो एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ढूंढो भाई, आंसर में है क्या कहीं? भाई ये सिंपल है यार, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन, जे 2 है और 1 है तो n कितना आ गया हमारे पास में 2 हो गया, तो यहाँ से 2 आ गया ना। इतना भी नहीं समझ पा रहे हो क्या भाई? 30.6 है तो ये हमारे पास में 13.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ में बढ़ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोला जा रहा है भाई? वही एनर्जी का खेला फिर आ गया इसके अंदर में। द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन बाय दिस वन। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ejected when the electron jump from n3 to n2 state of the hydrogen is approximately। तो जो एनर्जी है फोटोन जो इजेक्ट हुआ है तो उसकी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ किया गया है ये कोई मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 3 लेवल है और ये कर गया है n इज इक्वल टू 2 लेवल के। तो जब ये नीचे की तरफ में आ रहा है तो ये किसके अंदर में, जो फोटोन की फॉर्म में है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो यही पूछा कि कितनी एनर्जी उसने जो है वो रिलीज करी है। ये बताया ना कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर से नीचे, या तो वो हीट के फॉर्म के अंदर में या फिर लाइट के फॉर्म के अंदर में, इन्हीं में अपनी एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो ये कहा कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन इजेक्टेड, जो इजेक्ट होकर फोटोन आया यानी कि लाइट जो आई है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3 to 1 की तरफ में आ रहा है तो हाइड्रोजन एटम उसकी आपको बतानी है। तो क्या है इसके अंदर में, E3 माइनस में E2 आपको करना है, हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ में जा रहा है। तो -13.6 है, आयनाइज नहीं है ये, हम ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/n का n2 स्क्वेयर, यानी कि ये आ गया n, मतलब जोन से लेके आ रहे हैं जिसके अंदर में जा रहे हैं उसकी कहानी होती है यहाँ पर। तो ये पीछे शायद मैंने उल्टा लिख दिया उसको ना, n 1/n1 माइनस में 1/n2, यानी कि जिस से आ रहे हैं जिस में जा रहे हैं वो ऐसे लिखा जाता है, और -13.6 बाहर लिखा जाता है उसके अंदर में। तो ये आ गया हमारे पास में, और किस में जा रहे हैं, दूसरे के अंदर में जा रहे हैं। तो ये इसको सोल्व कर लेना भाई, और ये आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ कैलकुलेशन है जो मैंने कर रखी है तो इसलिए मैं फटाफट उनका बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अप्रोच आपकी ये रहेगी। थोड़ा मैंने कहा ना कि सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद में तो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसके अंदर में। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ढूंढो अपने ऑप्शन को, यहाँ पर ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ो भाई। अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे कोई अभी अच्छा सा। अच्छा, सारे अच्छे हैं भाई ये, अगर खुद करने को दे दो ना मैं आपको तो कह दोगे नहीं आ रहा हमें। यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है ना तो आपको लगता है हाँ सब कुछ आ रहा है, मुझे सब कुछ आता है, अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। और जब खुद करने बैठते हैं ना तो अरे ये क्या था भाई, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं इस तरह की चीज़ें। वो होती है आपके लैक ऑफ प्रैक्टिस से। मैं चाहे यहाँ पर हजारों क्वेश्चन आपको करवा दूँ, जब तक आप अपने हाथों से इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके नहीं देखेंगे ना तब तक कोई फायदा नहीं इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन nth orbit is En, the energy in the nth orbit of the singly ionized helium atom will be। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर में है नहीं क्वेश्चन में, सिंपल बोला गया है कि जो एनर्जी है वो हमें -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, और जब हम हाइड्रोजन के अदर देन बात करते हैं तो वो जेड के ऊपर में भी डिपेंड करता है, दैट इज जेड स्क्वेयर के ऊपर। मैंने वो जो कॉमन टर्म थी उसको मैंने हटा दिया है, सिर्फ जो टर्म इसके अंदर में यूज़ करनी है मैं एटॉमिक नंबर की बात कर लेता हूँ खाली। तो जेड स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब हम बात करें जो हीलियम आयनाइज्ड एटम होता है तो उसका चाहे हमारे पास में आयनाइज्ड हो या फिर नॉर्मल हो, तो उसके अंदर में जो जेड होता है हीलियम का वो होता है 2, क्योंकि आयनाइज्ड है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट होते हैं, प्रोटॉन उसके इफेक्ट नहीं होते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफाइन ही किया जाता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से। तो आयनाइज से तो सिर्फ हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर में मूव करके गया है। तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आयनाइज्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम उसके अंदर में एनर्जी डिसिपेट करेगा जो फोटोन या हीट के फॉर्म के अंदर में चली जाती है। तो इन आयनाइज से घबराना नहीं होता, इसका सिंपल मतलब है कि वहां पर एनर्जी की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट चली है। ठीक भाई, तो ये आ गया हमारे पास में जेड इक्वल टू 2 आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ द सिंगली आयोनाइज्ड एटम विल बी। तो ये किसकी फॉर्म के अंदर में दे रहा है, हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में निकालने के लिए बोल रहा है हमें, यानी En की टर्म्स के अंदर में आपको डिफाइन करनी है। तो En
जो है हीलियम का, वो अगर मैं उसके एटॉमिक नंबर से डिफाइन करूं तो -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू में जेड की स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 था तो ये हो गया 4। तो आप इसको ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी थी ये तो होती है जो हाइड्रोजन एटम है, यानी कि एनर्जी ऑफ एन सेल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो हीलियम की कितनी आ गई है, उसका 4 गुना आपका आंसर मिलेगा। तो ये आंसर आपका राइट इसके अंदर में हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, करते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, हाथ से मत करके देखना आप लोग, ठीक है। मैं ही करवा देता हूँ सारे जितने भी प्रैक्टिस हैं, थोड़ा पॉज करके सोल्व भी कर लिया करो और उसको मैच भी करवाया करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो। इन द बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम लेट आर वी ई रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एक ऑर्बिट है, उसके अंदर में बोला गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, इसका रेडियस आपको दिया गया है r है, v उसकी वेलोसिटी दी गई है, और e उसका दिया गया टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी आपको e प्रोवाइड करी गई है। तो पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको तीनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो रेडियस होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता दी गई है, दैट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में एन स्क्वायर के बराबर में होता है, यानी उसका जो क्वांटम नंबर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात करें उसकी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n के। यही तो छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 1/n की होती है। और जब आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप देखो कि कौन सा किसके बराबर में आने वाला है। तो आप इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर एन, एन के प्रोपोर्शनल आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो v और r इनको आप मल्टीप्लाई करो, तो v इंटू में r यानी कि एन स्क्वेयर इंटू में 1/n, और ये आ गया n। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, उसका इंटीजर क्वांटम नंबर मिल जाता है। तो ये ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, सही रहेगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है ये। ये तो समझ आ गया ना भाई, ये तीन चीज़ें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए हर टाइम, कि एनर्जी कैसे कर रही है, उसका रेडियस कैसे कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे कर रही है, इसके अंदर में इम्पैक्ट जो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द लोवेस्ट आयनाइज्ड पोटेंशियल। कौन कौन से दे रखे हैं भाई, क्वेश्चन इसमें साफ नहीं दिख रहा, हम इसको स्किप करते हैं, आप देख लेना, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो ऐसे तो वही चीज़ें एनर्जी को रिलेटेड करते ही हैं इसके अंदर में। द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दैट ऑफ पॉजिट्रॉन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर एनहेलिएट दे प्रोड्यूस गामा रेज ऑफ द वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सिंपल हम इसको सोल्व कर सकते हैं उसकी एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है डिफाइन करी जाती है ये एच सी बाई लेमडा से हम डिफाइन करते हैं। और हाइड्रोजन एटम जब हम बात करते हैं तो उसके लिए स्पेशल केस आ जाता है, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर से हम डिफाइन करते हैं, और जर्नलाइज करने के लिए जेड स्क्वेयर करते हैं। लेकिन वो सारा का सारा टर्म कहाँ से आता है, इसी से निकल के आता है। तो ये एक जर्नलाइज क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, किसी भी उसके अंदर में हो सकता है, ये पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन अनहेलिएट दे प्रोड्यूस गामा रेज, यानी कि जब उनको अनहेलिएट किया जाता है तो वो वहाँ पर एक गामा रे जो है वो प्रोड्यूस होती है, उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है। तो जो टोटल एनर्जी थी उसी की फॉर्मेशन के थ्रू ही तो यहाँ पर ये जो गामा रेज है वो प्रोड्यूस होगी। तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए आप क्या करेंगे, एच सी, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। सी की वैल्यू होती है लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10 इज पावर 8 डिवाइडेड बाई जो उसका टोटल एनर्जी था 0.51 मेगा में दे रखा है, तो 10 की पावर 6 कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं, हमें तो वोल्ट से मतलब होता है उसकी, तो यहाँ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में नहीं, हमें खाली वोल्ट जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसको हम जब इसके अंदर में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में करेंगे, तो ये 1.6 इंटू 10 पावर -19 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कर लेना एक बार भाई, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो आएगा 1.012 एंगस्ट्रॉन के लगभग ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, कैलकुलेशन तो आप इजीली इसके अंदर में कर ले जाएंगे। तो देखो भाई कौन सा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 ये आ गया 48।
इसमें कहा जा रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन एक्साइटेशन इन लिथियम, मतलब आयनाइज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है निकाला जा रहा है या फिर उसके अंदर में डाला जा रहा है। इसी से आपको समझ सकते हैं जब ये प्लस प्लस दे रखते हैं आयनाइज्ड है। फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट, क्या भाई इसके अंदर में करवाऊँ मैं या कर लेंगे आप लोग? कर लेना भाई इसको सोल्व ना। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, 1.108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और सेम वो जो तरीके बताए हैं, पहले एनर्जी वन की निकालो, फिर एनर्जी थर्ड की निकालो, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली एंड नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 49, 49 पे आ जाओ भाई। क्या है 49 के अंदर में? सेम वही है। कितनी एनर्जी के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास में? द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बोल देता है तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ई एन की बात कर रहा है, यानी कि -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्र इंटू में जेड स्क्र बेसिक फॉर्मूला चलता है। इन एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। देखो समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, लाइट इसके ऊपर में डाली, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और एनर्जी करके ये कोई एक्साइटेड स्टेट के अंदर में चला गया। हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस कैन वन एक्सपेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स इट डाउनवर्ड ट्रांजिशन? अब कह रहा है कि जब ये यहाँ से नीचे की तरफ में आएगा तो वहां पर कितने ट्रांजिशन होंगे, मतलब कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस का बेसिक फॉर्मूला पता है, और वो फॉर्मूला हम इसके अंदर में हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है कि स्पेक्ट्रल लाइंस देते हैं एन इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 से। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि कौन से ऑर्बिट का क्या क्वांटम नंबर रहा है उसका, तो मैं इजीली इसको सोल्व कर लूंगा। तो पहले आप क्या करो, पहले सेल की आपको एनर्जी पता है, पहले सेल के अंदर एनर्जी आपने दी है, एक बार ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ इस क्वेश्चन को। 13.6 थी, ये था। इसको एनर्जी दिया गया, यहाँ पर पहुंच गया, तो इस सेल की एनर्जी कितनी हो गई है, यहाँ पर कितना दिया आपने एनर्जी, 12.75 इसको एनर्जी मिली थी। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये एनर्जी होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको आप इक्वेट कर देंगे किसके, 0.85 जो है इसको आप इक्वेट करेंगे -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्र के। तो एन की वैल्यू यहाँ से आपके पास में निकल के आ जाएगी 4, यानी पूरे को सोल्व करेंगे 16 आएगा, और जब एन का आप रूट करेंगे तो 4 आपके पास निकल के आ गया। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, तो 4 इंटू में 4 माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो 4 3 12 और ये 6, यानी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कितनी बनेंगी, वो 6 बनेंगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इसको एक बार आप जरूर अपने हाथ से करके देखेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांजिशन, क्योंकि ट्रांजिशन नीचे होगा तभी तो उसके अंदर में स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो क्या करेगी, एमिशन जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो यहाँ पर डेवलप करेंगे। पहली बार तो बोला कि हमें उसको एक्साइट करवा दिया, जब ये यहाँ से अपनी दोबारा ग्राउंड स्टेट की तरफ में आने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करता हुआ आएगा, अलग अलग उसके अंदर में स्पेक्ट्रल लाइंस बननी शुरू हो जाएंगी। तो वो हमारा मेन तो ये होना चाहिए ना कि कौन से क्वांटम नंबर से, कौन से ऑर्बिट से वो नीचे की तरफ में आ रहा है। तो वो ऑर्बिट निकालने के लिए हमें एन का पता होना चाहिए, तो एन निकाल लेते हैं हम। और एन निकालने के बाद में बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम इसको कैरी आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक फॉर्मूला उसका पता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 से निकाली जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, यानी ये कह रहा है कि कोई n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, यहाँ से एक्साइट किया है, जंप फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी नीचे की तरफ में जा रहा है, ये नीचे की तरफ में जा रहा है n इज इक्वल टू 1 की तरफ में। एंड द फोटोन थस एमिटेड इरेडिएटेड ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये कह रहा है कि जो यहाँ से फोटोन जनरेट हुआ है ना, वो किसी एक मटेरियल को रेडिएट कर रहा है, यानी कि ये लाइट किसी एक मटेरियल के ऊपर में डाल रहे हैं। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 5 पॉइंट इलेक्ट्रॉन, देखो दो टॉपिक इसके अंदर में जोड़ दिए गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस में जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला है, यानी कि जो एनर्जी से रिलेटेड है, वो दोनों टॉपिक इसके अंदर में, दोनों क्वेश्चन इसके अंदर में जोड़े गए। तो ये इसके ऊपर में टकराएगा, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो आपको दिया गया है। वर्क फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन नोट से, यानी इतनी एनर्जी तो उसको चाहिएगी ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सके। जब भी पढ़ने, जब आपने देखा था ना फोटो इलेक्ट्रिक में, तो ये कुछ एनर्जी इसके ऊपर में गिरेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद में और एनर्जी बढ़ाई, तो एक ऐसा स्टेज आता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेडिएट, मतलब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये जिस एनर्जी के बाद में, जिस ताकत के बाद में वो निकलना शुरू करते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। फाइव नोट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या साइन नोट भी हम कई बार इसको बोल देते हैं। तो फाइव नोट उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि भाई जो एनर्जी यहाँ से एमिट हो रहा है वो कितनी एनर्जी का होगा, और जो इसका वर्क फंक्शन दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या उसके ये कंपेरेटिव है या नहीं है। तो बोल रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी,
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। करें इसको सोल्व। तो पहले ये निकालो कि ये एनर्जी कितनी इससे एमिट हुई है। तो इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि एनर्जी 3 से 1 की तरफ में आ रहा है तो -13.6, 1/3 से नीचे की तरफ में आ रहा है तो 3 स्क्वायर माइनस में 1/1 का स्क्वायर हो गया। तो ये जो एनर्जी निकल के आई है आप इसको सोल्व आउट करेंगे, देन यू विल गेट इट विल बी अराउंड 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमारे पास में हो गई है, जो कि ये लेके जा रहा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जाकर इस पे गिरेगा, इसका वर्क फंक्शन दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला पता है, जिसको हम वी नोट से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू जो आपके पास में एनर्जी है माइनस में जो उसका वर्क फंक्शन है डिवाइड बाय जो उसका चार्ज है। इससे हम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में ये ऑलरेडी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह हमारे पास में 12.1 आ गया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, फाई हमारे पास में 5.1 है तो -5.1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। और किसकी बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो इसका चार्ज जो है वो 1 हो गया, तो नीचे डिवाइड बाई 1 कर देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी इसको सोल्व आउट करने के बाद में, दैट विल बी इक्वल टू 7 वोल्ट। तो 7 वोल्ट इसका क्या रहने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल रहने वाला है। तो इसके अंदर में राइट आंसर इज द 7 वोल्ट। तो 15 तक हमने क्वेश्चन इसके अंदर में कवर कर लिए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे सारे। हालांकि कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी हैं, वही बार बार आपके एग्जाम के अंदर में रिपीट भी होते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए एनर्जी का लेकर। तो मैं एनर्जी की और करवाऊं या फिर हम आगे के टॉपिक की तरफ में मूव कर जाएं, जल्दी बताओ भाई आप लोग।